नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हथकरघा बुनाई का उद्योग विलुप्त होने की कगार पर है। जग जाहिर है कि मिल उद्योग का भविष्य चाहे जो भी हो, हथकरघों को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक वक्त था जब महात्मा गांधी ने यह पंक्ति कही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम महात्मा गांधी की पंक्ति आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल आज 7 अगस्त है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के नाम से जाना जाता है। भारतीय हथकरघा उद्योग दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है। हजारों साल पुरानी विरासत के साथ ये भारत की समृद्ध संस्कृति और कुशल कारीगरी का प्रतीक है। भारतीय बुनकर लंबे वक्त के हाथ से कताई, बुनाई और छपाई कौशल में अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। ये देश भर के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में स्थित है, जहां ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रही है। हथकरघा कारीगरों के इस विरासत के सम्मान में भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। इस दिवस का पहला उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में किया था। तब से ये दिवस हर साल बुनकर समुदाय का सम्मान करने, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को पहचान देने और भारत की हथकरघा विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के हमारे सामूहिक संकल्प को याद रखने के लिए मनाया जाता है। 2026 का यह हथकरघा दिवस का ये 12वां साल है जब हम एक बार फिर से देश के उन बुनकर समुदाय के योगदान को याद कर रहे हैं। इधर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। पहले हम वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे इस पर हम बात करेंगे। उन्नीस 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं। तो भारत का हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण भारत के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। कई परिवारों के लिए ये न केवल एक परंपरा है बल्कि उनकी आय का मुख्य स्रोत भी है। बुनाई अक्सर घर पर ही साधारण करघों से उपयोग करके की जाती है। इसे शुरू करने के लिए बहुत धन की जरूरत नहीं होती है, जो इसे छोटे गांवों और कस्बों के लिए आदर्श बनाता है। आज इस खास मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज इस खास मौके पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। हथकरघा दिवस है। मैं प्रदेश भर के अंदर अपने कौशल से, अपने परिश्रम से भारत की इस विरासत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध आप सभी भारत के हस्तशिल्पियों का, हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इस दिवस की बधाई देता हूं। यह केवल एक दिवस नहीं है, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1905 को भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी, जब भारत की आजादी में स्वदेशी ने पदार्पण किया था। हाथ का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ा है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश के हथकरघा बुनाकारों को प्रोत्साहित देना था। इसी ऐतिहासिक घटना के सम्मान में भारत सरकार 2015 से 7 अगस्त की
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। सभी देशवासियों, जो मेरे बुनकर भाई हैं, बहन हैं और हैंडलूम के जो उपभोक्ता हैं, पहनने वाले हैं, सबको देश के 12वें हथकरघा दिवस पर, हैंडलूम दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उस 7 अगस्त 1905 को याद दिलाना चाहता हूँ, जब देश के एक स्वदेश आंदोलन शुरू हुआ था, मैनचेस्टर के कपड़े का विरोध हुआ था और ये आंदोलन का स्लोगन बन गया था हैंडलूम, खादी। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि से धन्यवाद देना चाहता। अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 35 लाख हथकरघा कामगारों में से लगभग 72% महिलाएं हैं। अगर भारतीय हथकरघा उद्योगों को एक निगम मान ले तो ये एक महत्वपूर्ण संख्या है जिस पर गर्व किया जा सकता है, क्योंकि यह सबसे विविध कार्यबल में से एक है। कृषि के बाद हथकरघा भारत में दूसरा सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार प्रदाता है, जो देश के कपड़ा उत्पादन में लगभग 23% का योगदान देता है। इस उद्योग में उत्तर पूर्वी राज्यों और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का महत्वपूर्ण योगदान है, जहां लगभग 40% कार्यबल उत्तर पूर्व में और 20% उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यरत है। हालांकि देश में कारीगरों की संख्या आज 100 साल पहले की तुलना में कम है। आज इस खास मौके पर हम हथकरघा कारोबार को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है बुंदू खान, जो कि मेरठ के बुनकर समाज के अध्यक्ष हैं। बुंदू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। जी आपका शुक्रिया। बुंदू जी, देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हथकरघा दिवस है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और इसको लेकर तमाम तरह की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें भी हस्तकरघा को बढ़ावा देती नजर आ रही है। और जैसा कि 2015 के बाद लगातार इससे मनाया जा रहा है, ये 12वां साल है। क्या लगता है 2015 के बाद बदलाव आया है इस क्षेत्र में? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे अब पीएम साहब ने जो किया है, इससे और बुनकरों का उत्साह बढ़ेगा और बुनकर चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, नई नई डिजाइन निकालें, नए नए कपड़े को उपलब्ध करें। आज देखिए, वेस्टर्न कल्चर हर क्षेत्र में हावी है। क्या कपड़ा के क्षेत्र में भी वेस्टर्न कल्चर हावी है? और वेस्टर्न कल्चर हावी होने से हस्तकरघा क्षेत्र में कितनी चुनौती है? वेस्टर्न कल्चर ये है कि सर, एक तो धागा हम जो मंगाते हैं मिल से, उनसे परेशानी एक आती है कि धागा हमें चाहिए वो कम मिलता है। हैंडलूम पर धागा मजबूत चाहिए और उस मजबूती के लिए मिल वालों को जरा सा अगर कहें कि सूती धागा जैसे चाहिए, सूती कपड़ा बनाना बहुत जरूरी है। जब पहले एक तौलिया प्रधानमंत्री जी ने एक कहा था, तो उस तौलिया का इतनी डिमांड बढ़ी थी कि देना भारी हो गया था। ऐसे ही आज हथकरघा दिवस से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा देश पर। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ बीते महीने एक टॉफी बांटते नजर आए थे, उसके बाद उस टॉफी की ब्रांडिंग बढ़ गई थी। झालमुड़ी बांटते नजर आए, झालमुड़ी की ब्रांडिंग बढ़ गई। क्या लगता है अब जो जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तकरघा को लेकर जो उन्होंने संदेश दिया है, अब हस्तकरघा आगे बढ़ेगा? जी 100% बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। बुनकरों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उनके मुंह से शब्द निकलना ही हथकरघा के लिए बहुत बड़ी जीत हो, क्योंकि ये दुनिया में पहुंचेगा। और हथकरघा जो बनाने वाले हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, ये मैं तो कहता हूँ, हालांकि कपड़ा इतना जरूरी है, किसान से भी ज्यादा जरूरी हो रहा। क्योंकि अगर आदमी ये सोच ले कि मैं बगैर कपड़े के रह लूं, तो एक कल्पना ही अगर कर ले तो नहीं हो सकता। एक दफे को पेट में खाने को ना हो, लेकिन कपड़ा जरूरी हो गया। हालांकि मैं इसे उल्टा कर देता हूँ कि मैं नंबर 1 पर कह देता हूँ, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ ये वाकई नंबर 1 पर है। क्योंकि दुनिया में ये यही नहीं, ये तो पूरी दुनिया में पहना जाता है। पूरी दुनिया में बेडशीट बनती है, पूरी दुनिया में हर चीज बनती है,
जवाकर बनते, कोट बनते। और हथकरघा का मेहनत का कपड़ा होता है ये ज्यादा देर चलता है। हथकरघा पर जो बनेगा वो ज्यादा देर चलेगा। पावर लूम के मुकाबले वो जल्दी फट जाएगा। हथकरघा वाला ज्यादा देर तक चलेगा, पहनने वाले को मजा आएगा, नरम होता है कपड़ा। सर, अभी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। वो सीधा कह रहे थे कि बुनकर समाज के विकास को लेकर योगी सरकार प्रतिबद्ध है। आपको क्या लगता है, योगी सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है? उठा रही है। मैं अभी पिछले हफ्ते उस मीटिंग में था, लखनऊ में थी मीटिंग। उससे पहले 13 तारीख को कानपुर में मीटिंग में था। तो जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी बिजली पर छूट देने जा रहे हैं, वो भी काबिले तारीफ है। वो जो हम पहले इसने क्या नाम समाजवादी पार्टी ने हमें दिया था 2006 में, तो अब महंगाई बढ़ गई। हमने इनसे भी यही कहा कि थोड़ा सा बढ़ा के इसे चलने दो, क्योंकि इससे बड़ा रोजगार और कोई है नहीं। इसमें हर उसका जाति का आदमी, हर बिरादरी का आदमी, हर पूरा जुड़ा हुआ होता है। ये करोड़ों अरबों आदमी जुड़ा हुआ है इससे। कोई सीता है, कोई बुनता है, कोई इसे ढोता है, कोई धोता है, कोई कुछ करता है। तो इससे बड़ा मैं तो समझता हूँ रोजगार है नहीं। सर, आप मेरठ से बिलोंग करते हैं, बुनकर समाज के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है मेरठ में हथकरघा को लेकर प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का सहयोग, ये अब बिजली में छूट देने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसी महीने में ऐलान करेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। मैं एक चीज और कहता हूँ, हमारे इस मेरठ में एक कमी है। मेरठ में जो एक पिलखवा पड़ोस में हमारे छोटा सा है, एक खेकड़ा और छोटा सा गांव है, वहाँ इन्होंने टेक्सटाइल पार्क बना दिए। लेकिन मेरठ में लाखों, कई लाख बुनकर हैं। मेरी ये मांग 30 साल से है कि मेरठ में क्या नाम ये इसके लिए पावर लूम लगाने के लिए टेक्सटाइल पार्क होना बहुत जरूरी है। और उसमें हमारे जो योगी जी हैं उनको मैंने कई बार लिखा भी है कि इसको प्रोत्साहन अगर दे दिया गया तो मेरठ तो दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्योंकि हमारा कपड़ा पानीपत जाता है मेरठ से, वो मोहर लगाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। मेहनत मेरठ की है और पानीपत वाले एक्सपोर्ट करते हैं, नाम उनका होता है। तो आपने जैसा कि अभी कहा, अगर सस्ती जमीन यहाँ दे दी जाए बुनकरों को और बिजली में छूट दे दी जाए तो ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक्सपोर्ट करेंगे फिर हम। आपने जैसा कि सर अभी कहा कि आप जो कपड़ा बनाते हैं वो हरियाणा के पानीपत जाता है। क्या आप अपने कपड़ों को, जो हथकरघे के जो कपड़े हैं, क्या विदेश भी भेजते हैं आप? हाँ, वो विदेश भेजते हैं। हमसे यूं नहीं जाता कि हम जो है कपड़े को जैसे बनाया तो उसकी सिलाई होती है, उसके किसी मुझे मैट है उसकी बंधाई होती है। तो पानीपत में इस चीज का वहाँ एक्सपोर्ट हाउस है, वहाँ बायर सीधा आता है सर, यहाँ नहीं आता। अगर एक्सपोर्ट हाउस मेरठ में खुल जाए तो बहुत बड़ी तरक्की करेगा, क्योंकि बायर सीधा आएगा, वो सब बुनकरों को ऑर्डर देगा और सब बुनकर कपड़ा बनाने लगेंगे। क्या लगता है सर, भारत के अलावा कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ पर हथकरघा की डिमांड ज्यादा है? हाँ, हमारे दुबई जाता है, हमारा इसमें रियाद जाता है, और तुम्हारा ये क्या नाम है जापान जाता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया जाता है, हमारा क्या नाम है उसमें जहाँ ये सिख ज्यादा रहते हैं, कौन सा है वो, तो मेरे याद नहीं आ रहा वो देश, हमारे सरदार जी ज्यादा रहते हैं वहाँ बहुत जाता है। मतलब 50 देशों में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन हम नहीं कर पा रहे मेरठ वाले जब करेंगे, यहाँ एक्सपोर्ट हाउस खुल जाए और इन्हें बुनकरों को वो मिल जाए, क्या बोलते हैं, जमीन सस्ती दर पर, तो ये कई गुना एक्सपोर्ट करेगा, कई गुना। अब तो हम एक्सपोर्टर को दे रहे हैं कपड़ा और फिर हम खुद एक्सपोर्ट करेंगे। जो बीच का बायर है, जो हमारे आधी से ज्यादा पैसा वहां चला जाता है एक्सपोर्टर के, तो वो नहीं जाएगा सर। क्या लगता है सर, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जितने भी हथकरघा के जो संस्थान हैं, जितने कपड़े बनते हैं, विदेश किस तरह के कपड़े जाते हैं सर? कौन के मतलब किस किस तरह के कपड़े बनकर जाते हैं विदेश? हमारे यहाँ से बेडशीट जाती है, हमारे यहाँ से सिली हुई शर्ट भी जा रही है, हमारे यहाँ से कंबल जाता बहुत, हमारे यहाँ से जो है दरी जाती है जो सीतापुर में बनती है, यूपी में। जो कई चीज ऐसी है, हमारे यहाँ से टावल जाता है बहुत।
और जीन्स जाती है, जीन्स का कपड़ा बनने लगा। जो हमारे पर्दे हैं ये जाते हैं। तो कपड़े में तो बहुत वैरायटी जाती है, बहुत वैरायटी जाती है। जो जैसा बाहर हमें ऑर्डर देगा, अब हमें ऑर्डर मिल रहा है एक, हम उसे बनाने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट का ज्यादातर काम मैं ही करता हूँ इस मेरठ में, लेकिन मुझे भी एक्सपोर्टर को देना पड़ता है। अगर बायर यहाँ आने लगे तो हमें कई गुना मुनाफा बढ़ जाएगा हमारा। तो आप मेरठ से जो कपड़े बनाते हैं पानीपत के अलावा और भारत के किन किन जगहों पर आप बिक्री करते हैं? दिल्ली, तुम्हारा ज्यादातर तो पानीपत और नोएडा में ही है एक्सपोर्टर जो बैठे हैं, और दिल्ली में बैठे। दिल्ली वाले ज्यादातर नोएडा आ गए तो उनको देना पड़ता है। उनका मुनाफा वो हम अब बीच का मुनाफा बढ़ जाता है उनका, वो लेते हैं, हालांकि वो भेजते हैं। रिस्क भी है उनका, कपड़ा हमें बना के हमें ऑर्डर दे देते हैं, हम उनको देते हैं, वो पैक करके अपनी मोहर लगा के हमारा कपड़ा भेज देते हैं। अगर सर है कि मेरठ में जमीन सस्ती देकर टेक्सटाइल पार्क जैसे तिलक हुआ है पड़ोस में, उसको बहुत बड़ी जमीन दे दी सस्ती दर पर, हमारे मेरठ में नहीं दी। और एक बल्कि कताई मिल था वो भी बंद हो गया हमारा, जो धागा बढ़िया बना रहा था, जो ये उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा धागा का वो बना रहा था कताई मिल मेरठ, तो वो भी बंद हो गया। तो हमारा तो ये मांग है कि बुनकरों को सस्ती बिजली, सस्ती अगर जमीन दे दें तो ये बहुत बड़ी तरक्की करेगा उत्तर प्रदेश। अब इन्होंने दी है, मैंने सुना मेरठ वहाँ दिया उसमें लखनऊ में। अब लखनऊ में उस एरिया का आदमी तो जाएगा जहाँ हम सबसे ज्यादा हैं इस पश्चिम में। तो इस पश्चिम में बिजनौर, तुम्हारा ये मुरादनगर, तिलक हुआ, मुजफ्फरनगर, मेरठ सबसे बड़ा हब है मेरठ, लेकिन मेरठ में ही तरक्की कम करी। यहाँ चलाने वाले बनाने वाले बहुत हैं, दिमाग बहुत है। कपड़ा एक दफा फोटो भेज दो ना कागज पे, उसे भी उस पर उतार देंगे कपड़े पे, कैसे डिजाइन हो। सर अगर डिमांड की बात करें तो क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर शहरी क्षेत्र के लोग? नहीं, शहरी भी बहुत शहरी ज्यादा करते हैं। ऐसे अच्छे कपड़े बनने हैं ना जी। अब तो कपड़े एक से एक बढ़िया बनने जो विदेशों में होते ना। अब मैंने एक शर्ट का कपड़ा राज बब्बर जी ले आए थे एक बार, तो वो अपने वो कर रहे थे, मैं ऑस्ट्रेलिया से लाया हूँ। मैंने कहा तुम हमारा पहन लियो, मैंने उन्हें दिया, उन्होंने कहा हाँ ये भी कपड़ा वही है। तो ये लाके ये समझते हैं कि हम बहुत बढ़िया चीज ले आए, लेकिन जाता ये इससे ही, क्या नाम है, हिंदुस्तान से ही। हमारे यहाँ से कपड़ा बहुत अच्छा बनता है, बहुत बढ़िया बना। जैसा भी ऑर्डर देगा बाहर हम वही बना देते हैं। चलिए सर, समय की कमी है, एक और आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें हथकरघा के विकास की बात करती है, तो आप अपने स्तर से क्या कुछ सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार समेत केंद्र सरकार को देना चाहेंगे हथकरघा के विकास के लिए? मैं ये देना चाहूंगा कि टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, और जो है एक्सपोर्ट हाउस, एक एक्सपोर्ट हाउस बहुत जरूरी है बुनकर के लिए, क्योंकि बायर वहाँ आएगा। और एक रंगाई और फिनिशिंग प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, जिससे कि बुनकर को सस्ते दर पर फिनिशिंग हो जाए कपड़े पर। क्योंकि हमें भेजना पड़ता है बॉम्बे, या हम भेजते हैं अहमदाबाद। हमें कई कपड़े ऐसे हैं जो अहमदाबाद होते हैं, तो वो फिर मेरठ में ना हो या उत्तर प्रदेश में कहीं भी बन जाए तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बड़ा मिल लगे फिनिशिंग के लिए और डाई के लिए और साइजिंग के लिए। चलिए बुंदो जी, उम्मीद करेंगे कि सरकार तक ये आवाज पहुंच जाएगी और सरकार एक्सपोर्ट सेंटर खोलने की दिशा में आगे काम करेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़कर अपनी बातें साझा करने के लिए बुंदो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो देखिए, हथकरघा कला स्थिरता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और अपनी अपूर्णता में सुंदरता के लिए जानी जाती है। अब समय आ गया है कि हम ऐसे विकल्पों की तलाश करें जो हमें इस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद करें। फिलहाल इससे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।